अच्छा बेटा, हमने एक्सरसाइज 2.6 से स्टार्ट किया था और उसमें हमने सबसे पहली जो चीज़ डिस्कस की थी कि जो भी आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हम इसमें पढ़ के आ रहे हैं 2.6 में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को पढ़ रहे हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हम इस एक्सरसाइज में ऐसे सिस्टम को पढ़ रहे हैं जिसमें 3 इक्वेशंस होंगी, आपके पास 3 लीनियर इक्वेशंस होंगे और 3 अननोन्स होंगे। तो सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है तो आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कि उसमें किस तरह का सॉल्यूशन होगा, सही है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो हम उस केस में कहते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, उसका सॉल्यूशन है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, ठीक है। लेकिन अगर उसका सॉल्यूशन ही ना हो तो हम कहते हैं कि वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की थी और वो बताया था कि भाई रैंक से और बाकी सारी चीज़ें कंपैरिजन कर रहे थे। अब आगे चल के हम अब सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस कर रहे हैं कौन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है भाई? तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशंस का सिस्टम होता है जिसमें तमाम इक्वेशंस के कांस्टेंट क्या हो, जीरो। अगर आपके पास तमाम इक्वेशंस, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहां पर आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें 3 इक्वेशंस मौजूद हैं और इन तीनों ही इक्वेशंस में कांस्टेंट क्या है, जीरो है, सही है। आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है, z दिख रहा है, कांस्टेंट वाली टर्म जीरो नजर आ रही है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अच्छा, इसकी एक खास बात होती है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की एक खास बात होती है कि इसका एक सॉल्यूशन तो परफेक्ट है, मतलब ये हमेशा कंसिस्टेंट ही होता है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो इसमें मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इनकंसिस्टेंट हो, सही है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट नहीं होता, सही है, वो कंसिस्टेंट ही होता है, क्योंकि उसमें 2 केस हो सकता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। अब मैं ये कैसे कह रहा हूँ कि भाई एक यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलता ही मिलता है, एक सॉल्यूशन मिलता ही मिलता है? तो एक सॉल्यूशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, वो हमेशा आपको मिलता है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है क्या, 0,0,0, ठीक है। ये सॉल्यूशन आपको हमेशा मिलेगा होमोजेनियस इक्वेशन में। आप इस इक्वेशन में x, y, z की जगह 0 पुट करें, सब में सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन, मतलब ये सॉल्यूशन है। इसमें ही पुट करें, इसमें ही पुट करें, तीनों इक्वेशंस में 0, 0, 0 सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये x, y, z की इसकी वैल्यूज है, तभी वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। आपने वेरिफिकेशन कभी ना कभी तो पढ़ा होगा कि इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हो जाता है तो मतलब वो रूट्स होता है। तो इसका मतलब ये तो वैल्यूज होंगी ही होंगी, सही है। इसमें आप पुट कर दें 0,0,0, 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो ये वाला एक ऐसा सॉल्यूशन है जो होमोजीनियस इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा ही होगा, लाजमी, सही है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन तो मिल गया। अगर आपको बता दिया कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो एक सॉल्यूशन तो है, सही है। अब एक से ज्यादा है या नहीं है उस पे बात होगी, सही है, इस पे बात नहीं है कि एक है या नहीं है। अच्छा, अब इसमें ट्रिवियल के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल मैं किसको कह रहा हूं, जो 0, 0, 0 नहीं है, सही है। जो 0, 0, 0 नहीं है उसको मैं क्या कहूंगा, नॉन ट्रिवियल। अच्छा, इसमें जब आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलते हैं ना तो वो हमेशा होते हैं इनफाइनाइट, क्योंकि यूनिक वाला तो ये हो गया, यूनिक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है 0, 0, 0, सही है। तो इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इसके होते हैं, कब होते हैं, व्हेन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और जो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या होते हैं? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, कोई एक नहीं है, ठीक है। जैसे हमने केस में देखा था कि भाई कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं सवाल पर। इस सवाल में क्या कह रहे हैं, फाइंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल ही क्यों कहा, ट्रिवियल क्यों नहीं कहा, क्योंकि होगा ही होगा, सही है। आपसे कभी भी ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो पता है भाई होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो होगा ही।
सही है, तो आपसे क्या पूछते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बताओ, ठीक है। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आपको मिलेगा तो वो मिलेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम वो चेक कैसे करेंगे कि भाई इस वाली इक्वेशन में कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो हम कैसे चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, जीरो आया तो फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मिलेंगे, अगर जीरो नहीं आया तो एक ही सॉल्यूशन होगा, वो ट्रिवियल होगा बस, ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 -2 2 1 5 5 4 8, ठीक है। इसको अब मैं एक्सपैंड कर देता हूं, इसके कॉलम और रो को स्किप करेंगे, 1 8 जार 8 -20, देन -2 16 25, फिर -2 8 माइनस का 5, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा भाई, 1 टाइम्स ऑफ माइनस का 12 माइनस का 9 3 -12 प्लस 18 -6, तो -12 एंड -6 इज माइनस का 18 और प्लस का 18, तो डिटर्मिनेंट क्या आ गया भाई, जीरो। ये किस बात को इंडिकेट कर रहा है, इसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर ये जीरो नहीं आता ना तो आप लिख देते इट हैज ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन, 0,0,0, आगे का कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ये आ गया है और इस सवाल में ऐसे ही होगा, सही है, वरना ये सवाल देने का फायदा ही क्या है, वो देखेंगे पर ही खत्म हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हैं, वो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे रॉ ऑपरेशंस, ठीक है। क्या करेंगे, रॉ ऑपरेशंस। अब हम कैसे करेंगे भाई, आप सबसे पहले तो मैट्रिक्स लिख ला, ठीक है। आपने मैट्रिक्स लिख लिया, मैट्रिक्स क्या है भाई, 1 2 -2, ठीक है। फिर क्या है, 2 1 5, फिर क्या है, 5 4 8, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपने क्या करना है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर रॉ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे एशेलॉन फॉर्म में। रॉ ऑपरेशन अप्लाई करके किस में कन्वर्ट करेंगे, एशेलॉन फॉर्म में। अब ये एशेलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो 1 है, और इसके नीचे 0 होने चाहिए। तो कैसे 0 होगा, R2 में हम क्या ऐड करेंगे, -2 टाइम्स ऑफ R1, R2 प्राइम हो जाएगा, और R3 में क्या ऐड करेंगे, टाइम्स ऑफ R1, और ये बन जाएगा R3 प्राइम, ठीक है भाई। सबसे पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से। फर्स्ट रॉ में कोई तब्दीली नहीं आनी है, फर्स्ट रॉ को तो आप एज इट इज लिखें, 1 2 -2, क्या कर रहे हैं, -2 से मल्टीप्लाई करें, तो -2 + 2 0, -4 + 1 -3, 4 + 5 9। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, और अब कर रहे हैं -5 से मल्टीप्लाई, तो -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -5 + 5 0, -10 + 4 -6, 10 + 8 18, ठीक है। अब हमारा अगला टास्क होगा इसको 1 बनाना है, तो कोई इंटरचेंज वाला मामला तो हो नहीं सकता, ठीक है। और ये भी सही है, फ्रैक्शन में थोड़ी आएगा, 3 से डिवाइड करने से फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या करें, जस्ट -1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/3 मल्टीप्लाई बाय R2, और ये बन जाएगा R2 प्राइम। सो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये फर्स्ट रॉ का आपने एज इट इज लिखा 1 2 -2, 0 मल्टीप्लाई हो गया 0, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 9 -3। इसको ऐसे ही लिखते हैं 0 -6 18, ठीक है। ये आप जस्ट रेफर के लिए लिखते हैं, इसको हटा दिए करें, ठीक है भाई। आपने ये 1 बना लिया, इसके नीचे 0, फिर ये 1 बनाया, इसके नीचे 0, क्या करें,
6 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड कर दें। तो आप क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं, हम R3 में ऐड कर रहे हैं और प्लस 6 टाइम्स ऑफ R2, तो ये बन जाएगा R3 प्राइम। ये कैसे होगा भाई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6। तो फर्स्ट रॉ में तो कोई तब्दीली नहीं आ रही है, 1 2 -2, 1 2 -2। अच्छा, इसको भी कोई तब्दील नहीं करना है, हम सिर्फ R3 को चेंज कर रहे हैं, 0 1 -3, 0 1 -3। अब R3 में ऐड कर रहे हैं, तो 0 + 0 0, +6 - 6 0, -18 + 18 0। ठीक है, एशेलॉन फॉर्म बन गई। सही है, जो बाकी जीरोस ड्रॉ जो भी होती है उसको हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एशेलॉन फॉर्म बन गई। अब एशेलॉन फॉर्म जब बन गई है ना, अब यहां पर ये किसके बराबर था, 0 के बराबर था। तो ये दो इक्वेशंस आपके पास बनी है। पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स क्या है, पहला किसका कोफिशिएंट होता है, x का, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x, फिर उसके बाद +2y, फिर 2z, और ये बराबर किसके है, 0 के बराबर है। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी इक्वेशन में x तो नहीं है, y -3z = 0। ये आपके पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि भाई यहाँ पे अननोन्स कितने हैं, 3, और 2 इक्वेशंस हैं, तो यकीनन यूनिक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। 3 इक्वेशंस चाहिए होती हैं 3 अननोन को सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, ट्रिवियल। ठीक है, आपको एक नहीं मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम इसको कैसे सपोज करेंगे, आप लेट कर लें किसी भी एक वेरिएबल को, और नॉर्मली हम z को ही करते हैं। सही है, ज़्यादातर जगह z को ही करते हैं। तो लेट आप सपोज कर लें कि z = क्या है, t। किसी भी एक वेरिएबल को आप सपोज कर लेंगे, और नॉर्मली लास्ट वाले को करते हैं, उससे हमारी बड़ी आसानी हो जाती है। तो मैंने लेट कर लिया कि z किसके बराबर है, t के बराबर है। तो अब मुझे बताएं सेकेंड इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, y -3t = 0, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3t। ठीक है, z की वैल्यू t है और y की वैल्यू 3t। इन दोनों को किस में पुट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, x + 2y, y की जगह 3t, और फिर -2 z की जगह t = 0, x + 6t - 2t = 0। ये बन जाएगा x + 4t = 0, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4t। ठीक है, अब जो हम इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखते हैं ना, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम इस फॉर्म में लिखते हैं। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हम लिखते हैं, x की वैल्यू क्या आई है, -4t, और y की वैल्यू क्या आई है, 3t, और z की वैल्यू क्या आई है, सही है। अब यहाँ पर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, आपको लगेगा कि सर t तो आ रहा है। अब t की जगह आप कोई भी रैंडम वैल्यू पुट कर दें। सही है, अगर मैं एक सॉल्यूशन लिखूँ ना, मैं t की जगह फॉर एग्जांपल अगर 1 लिखूँ, तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, -4 3 1, और अगर t की जगह 2 लिखूँ, -8 6 2। आप इसको इन तीनों इक्वेशंस में पुट करें, या इसको इन तीनों इक्वेशंस में पुट करें, सेटिस्फाई होगा। आप जरा करके देखें, लिखें, ये लिखें कैलकुलेटर में। अब मैं वेरीफाई करना आपको सिखाता हूँ। कैलकुलेटर में जरा कैलकुलेटर निकालें। ये सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर रहा हूँ, ये करते नहीं है कैलकुलेशन में। कैलकुलेटर में लिखें x लिखना है, अल्फा प्रेस करके जो एक ऑप्शन होगी ब्रैकेट वाली कोई होती है, x लिख लिया, फिर लिखें प्लस
x लिख लिया, फिर लिखें प्लस, फिर लिखें 2y, ये रहा अल्फा, अच्छा अल्फा ये रहा x, ठीक है, x y m। अच्छा x y m है ना, तो x y z नहीं है ना, ये x y z की जगह a लिख लीजिए, बल्कि a b c लिख लें क्योंकि x y z नहीं है ना, नहीं z नहीं है, z नहीं है इसमें। अच्छा आप अपनी आसानी के लिए करें ना कि आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगी कि अगर आप एक्स वाई रखें और यहाँ पे कोई और सा वेरिएबल रखें, तो आप एक्स वाई जेड के बजाय ए बी सी लिखें, ठीक है। ए लिखें इधर, अल्फा दबाकर ए लिख लिया, ए देन प्लस 2b माइनस 2c लिख लिया, ये डन। दिख क्यों नहीं रही है, दिखता नहीं है इसमें, a प्लस 2b माइनस 2c, ठीक है। अब एक बटन प्रेस करें आपके कैलकुलेटर में, आप देखेंगे ये जो ब्लैक वाले बटन है ना, ब्लैक वाले बटन है, इसमें सबसे लेफ्ट पर एक बटन होगा CALC, ये बटन प्रेस करें, कर लिया। अब आपसे वो इनपुट मांग रहा होगा क्वेश्चन मार्क, तो क्या लिखा हुआ है, ए पे क्वेश्चन मार्क है, तो सबसे पहले आप क्या लिखें, -4, फिर इक्वल प्रेस करें, फिर उसके बाद दोबारा इनपुट मांगेगा तो क्या लिखें 3, फिर उसके बाद इक्वल प्रेस करें, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, लिख लिया, फिर लास्ट में इक्वल प्रेस करें, क्या आ रहा है 0, इसका मतलब 0 सेटिस्फाई हो रहा है। अब दोबारा से कैलकुलेट प्रेस करें, ये वाली वैल्यू भी पुट करके चेक करें, कैलकुलेट प्रेस करने के बाद -8, फिर इक्वल 6, फिर इक्वल 2, दोबारा क्या आ रहा है 0। अब ये कर लिया ना, तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमेशा 0 नहीं आता है, गलत वाला भी लिखें, कैलकुलेट प्रेस करें, -8 6 1 लिख दें, नहीं ऐसा नहीं होगा, -8 6 1 पर नहीं आएगा, हाँ 2 आ रहा है, सही है। तो ये बात समझ में आ गई कि ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है ये जनरल सॉल्यूशन है, इस टी की जगह आप कोई भी नंबर लिख दें, इस टी की जगह कोई भी नंबर लिखें, बहुत सारे सॉल्यूशंस बन सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बन सकते हैं, और वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो सारे के सारे ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। मगर हम इसको लिखते किस तरह से, इस तरह से, ठीक है, -4t 3t n t, सही है, हो गई बात क्लियर। अच्छा इसमें एक और चीज है कि बुक में आप देखेंगे ना, ये तो उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है 0 0 0, वो तो ऑब्वियस होता है, वो पूछा ही नहीं जाता, सही है, वो तभी लिखते हैं जब सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, तो असल जो इसका आंसर है वो यही है, ठीक है, क्लियर, कॉपी कर लें इसको, ठीक है। अब हम सॉल्व किसको कर रहे हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ठीक है। नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन मौजूद है उसके अंदर सब में कांस्टेंट 0 नहीं है। आप ये कहेंगे सर एक में तो 0 आ गया, नहीं, अगर एक में भी नॉन 0 आ गया ना, वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, तमाम में 0 होते हैं तब कहते हैं कि होमोजीनियस है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, और इसको भी आपने सॉल्व करना है, तो इसके लिए भी हम किस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, एशेलॉन फॉर्म, लेकिन इसका एक नाम पूरा दिया हुआ है कि इसको हम क्या मेथड कहते हैं, गॉस एलिमिनेशन, ठीक है, क्योंकि ये साइंटिस्ट गॉस था, उसने ये किया था। और एलिमिनेशन क्यों, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ पे हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर रहे होते हैं। ये 2 5 से 0 0 हो गया, तो दरअसल क्या बता रहे कि इन दो इक्वेशन से x गायब हो गया, फिर यहाँ पर आए तो इसमें क्या हो गया, इस वाली इक्वेशन से y भी गायब हो गया, z भी गायब हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन। और क्योंकि साइंटिस्ट गॉस ने ये काम किया था, तो इसको कहते हैं गॉस एलिमिनेशन, ठीक है। और वो करते किस तरह से, दरअसल एशेलॉन फॉर्म बनाता है, ठीक है, एशेलॉन फॉर्म करते हैं, खुद से ये एलिमिनेशंस हो जाती हैं। अच्छा अब इसमें फर्क क्या आ रहा होगा, पहला फर्क आ रहा होगा कि अभी आपने जो मैट्रिक्स लिया था वो 3 by 3 का था, कांस्टेंट को शामिल
नहीं किया था, क्योंकि अगर कांस्टेंट को आप लिखते भी तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें ले जाकर ऐड कर दें, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, वो जीरो जीरो ही रहता है। लेकिन अगर कोई नंबर है उसमें तो फर्क पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्क पड़ेगा, इसमें ले जाकर ऐड करेंगे फर्क पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्क पड़ेगा। तो इस बार जब आप मैट्रिक्स लिख रहे होंगे वो 3/3 का नहीं होगा, वो होगा 3/4 का मैट्रिक्स होगा, उसमें कांस्टेंट भी शामिल करेंगे। पहली चीज चेंज ये होगी। दूसरी क्या तब्दीली आएगी कि यहाँ पर जैसे आपने z = t, वैसे इसमें भी ले सकते हैं, बट हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है नहीं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है उसमें कितनी इक्वेशंस बन रही होंगी? 3। सही है, z की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी और फिर z की वैल्यू इसमें पुट करेंगे y की और इसमें पुट करेंगे x की। ठीक है, और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो चलें भाई इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई इसमें हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें हम बी के एलिमेंट्स को भी शामिल करते हैं। 1 2 1 8 2 -1 1 3 1 1 -1 0। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई? फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट वो 1 है। अब इसके नीचे क्या आना चाहिए? 0। 0 बनाने के लिए R2 में हमने क्या ऐड करना है? -2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 में क्या ऐड करना है? जस्ट -1 का R1। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई? अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से। सबसे पहले फर्स्ट रो को तो आप ऐसे ही लिख लें, फर्स्ट रो में कोई तब्दीली नहीं आ रही। फर्स्ट रो मेरा है 1 2 1 8। ठीक है, सेकेंड रो में हम क्या कर रहे हैं? -2 + 2 0, -4 - 1 -5, -2 + 1 -1, -16 + 3 -13। ठीक है, अब क्या करेंगे? -16 + 3 -13 ही होगा ना। अब क्या कर रहे हैं? इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? -1 + 1 0, -2 + 1 -1, -1 -1 -1 -2, -8 + 0 -8। ठीक है, तो 1 आ गया, उसके नीचे 0 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको 1 बनाना है। तो अगर मैं इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। हो सकता है कैलकुलेशन हमारी थोड़ी मुश्किल हो। इसको -1 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ इंटरचेंज कर दो तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, फ्रैक्शन से बच जाएंगे। तो आप क्या करें? R2 को इंटरचेंज कर दें विथ माइनस का R3। ठीक है, माइनस का 1 R3 से। तो अब ये कैसे हो जाएगा भाई? फर्स्ट रो को तो आपने ऐसे ही लिखा 1 2 1 8, इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सेकंड रो पे लिखेंगे। तो ये 0 1 2 8, और ये जो सेकंड रो था ये थर्ड रो बन जाएगा सिंपली। सही है, अब हमें क्या करना है? ये 1 है, इसके नीचे 0 बनाना है। तो क्या करें? इसको 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करेंगे। तो क्या कर रहे हैं भाई? R3 में ऐड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? 5 टाइम्स ऑफ R2, जिससे बन जाएगा R3 प्राइम। तो फर्स्ट रो ऐसे ही आ गया, सेकेंड रो भी ऐसे ही आ जाएगा, इसमें भी कोई तब्दीली
नहीं आएगी। 0 प्लस 0 0, प्लस 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 1 9, 40 माइनस 13, तो 40 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 27। ठीक है 27। ये 1 बना लिया, 0 बना लिया, अब ये क्या होना चाहिए 1। क्या करें अब इसके साथ, इसको 1/9 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो क्या कर रहे हैं भाई हम, R3 को 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे बन जाएगा R3 प्राइम। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 1 8 0 1 2 8 0 0 9/9 is 1, 27/9 3। सही है, इसको हटा दो। अब ये एशेलॉन फॉर्म बन गई, सही है। तो यहाँ पर आपके पास x क्या है, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले x, फिर प्लस 2y, देन प्लस z इक्वल्स टू 8। ये आपके पास इक्वेशन 1। फिर उसके बाद x नहीं है, x एलिमिनेट हो चुका है इसमें से, y प्लस 2 z इक्वल्स टू 8। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। फिर थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी भाई, z इक्वल्स टू 3। ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो z की वैल्यू तो आ गई, z की वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर दें। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 इक्वल्स टू 8, y प्लस 6 इक्वल्स टू 8, y इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इन y इक्वल्स टू, तो z भी आ गया, y भी आ गया, x निकाल लें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके। सो x प्लस 2 y प्लस z इज 3 इक्वल्स टू 8, x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, x प्लस 7 इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है 1, 2, 3। सही है, ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। अब आपको अगर वेरीफाई करना है, यहाँ तक क्लियर है, वेरीफाई करने किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें। इसमें पुट करें क्या आएगा 1, फिर ये 2 2 आर 4, 4 प्लस 1 5, और 5 प्लस 3 इज 8। वेरीफाई हो रहा है। इसमें पुट करें 2 1 आर 2, 2 माइनस 2 0, और 3 इक्वल्स टू 3, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, इसमें पुट करके देखें 1 प्लस 2 3 और माइनस 3 0, सेटिस्फाई हो रहा है। उसका मतलब सही सॉल्यूशन है। क्लियर है ये, कह रहे हैं गॉस जॉर्डन से कह रहे हैं। दरअसल गॉस एलिमिनेशन, जो गॉस साइंटिस्ट था उसने काम किया और उसने जो कुछ भी किया, फिर अगला एक और साइंटिस्ट आया जॉर्डन, उसने एक और काम किया। उसने कहा कि जो आप इशेलॉन फॉर्म बना रहे हैं ना, जो 1 बना रहे हैं उसके नीचे 0 बना रहे हैं, ऊपर भी 0 बना लें, सही है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो बस उसको क्या कहते हैं, गॉस जॉर्डन। तो गॉस जॉर्डन में दरअसल किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म। जो 1 आप बना रहे थे और उसके नीचे 0 बना रहे थे, अब उस 1 के ऊपर भी 0 बनाएंगे। जहाँ पे नहीं होगा पॉसिबल वहाँ पे जाहिर सी बात है नहीं बना रहे होंगे। तो 1 है, इसके नीचे सबसे पहले क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसके नीचे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो R2 में हम क्या ऐड करेंगे, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ R1, और R3 में क्या ऐड करेंगे, माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। इससे ही बन जाएगा R3 प्राइम। तो सबसे पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 से। तो फर्स्ट रॉ को तो आप ऐसे ही लिखिए, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। फर्स्ट रॉ को आप ऐसे लिखिए 1
-1 4 4। ठीक है, फर्स्ट रॉ में कोई तब्दीली नहीं है। -2 + 2 0, 2 + 2 4, -8 - 1 -9, -8 + 2 -6। थर्ड रॉ पर आ जाए। थर्ड रॉ के लिए क्या कर रहे हैं? -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? -3 + 3 0, 3 - 2 1, -12 + 3 -9, -12 - 3 -15। ठीक है, तो ये 1 आ गया और इसके नीचे 0। अब इसको मुझे 1 बनाना है। एक तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, फ्रैक्शन आ जाएगा, मसला हो जाएगा। इसके साथ इंटरचेंज कर लेते हैं। तो क्या कर रहे हैं भाई? R3 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। भाई कैसे करेंगे इंटरचेंज? R1 में तो कोई तब्दीली नहीं आई, इसको आपने ऐसे ही लिखा। अब सेकेंड रो पहले आ जाएगी और थर्ड रो को बाद में लिखेंगे। सही है। अब आपने क्या करना है? रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में जो आप नीचे 0 बना रहे थे ऊपर भी 0 बनाएंगे। तो इसमें R1 में भी ऐड करना है और R3 में भी ऐड करना है। ऊपर 0 बनाना है तो R1 में ऐड करना है, नीचे 0 बनाना है तो R3 में ऐड करना है। तो R1 में क्या ऐड करेंगे? सिंपल R2 ऐड कर देंगे, है ना? सिर्फ 0 हो जाएगा। और R3 में क्या ऐड करेंगे? -4 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है भाई, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट रॉ में ऐसे ही ले जाकर R2 को ऐड कर दिया। तो 0 + 1 1, +1 - 1 0, -9 + 4 -5, -15 + 4 -11। सेकेंड रो को आप ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम क्या कर रहे हैं? -4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 0 + 0 0, -4 + 4 0, 9 9 18 36, 36 - 9 27। पक्की बात है। और ये हो जाएगा 60, है ना? 60 - 6 54। ठीक है, ये 1 उसके नीचे 0, ये 1 ऊपर नीचे 0। ठीक है, अब क्या करना है? इसको 1 बनाएंगे तो 1/27 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? R3 को 1/27 से R3 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? R3'। फर्स्ट रो सेकेंड रो में कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो का आप ऐसे ही लिखें। 1 0 -5 -11 0 1 -9 -15 0 0। इसमें 27 इंटू 21 आ जाएगा। 54 डिवाइडेड बाई 27 2। सही है। ठीक है भाई, अब क्या करना है? ये 1 आ गया, इसके ऊपर जीरोस बनाना है। तो R1 में क्या ऐड करें? 1 को भी ऐड 0 करना है, 2 को भी 0 करना है। तो R1 में क्या ऐड करें? +5 टाइम्स ऑफ R3 जिससे R1 प्राइम। और R2 में क्या ऐड करें? 9 टाइम्स, प्लस का ही होगा ये भी, और ये बन जाएगा R2 प्राइम। तो सबसे पहले तो मैं इसमें कर रहा हूं 5। 0 + 1 1, 0 + 0 0, +5 - 5 0, 10 - 11 -1। सेकेंड रो में तो अच्छा, सेकेंड रो का भी कर रहे हैं ना। अब किससे कर रहे हैं भाई? 9 से कर रहे हैं। 0 + 0
0 + 1 +9 - 9 18 - 15 3 फिर 0 0 1 2 ठीक है। इसमें x है, y नहीं है, z नहीं है, इक्वल्स टू -1। इसमें x नहीं है, y है, z नहीं है, y इक्वल्स टू 3। x नहीं है, y नहीं है, z इक्वल्स टू 2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास? -1, 3, 2। ठीक है। तो रिड्यूस इशेलॉन फॉर्म में डायरेक्ट आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाती है। इसमें वेरीफाई करना है, इसमें -1, 3, 2 पुट करें, -1 और -3 हो जाएगा -4 और एक सेकेंड, -1 और फिर ये हो जाएगा अच्छा वाई, हाँ वाई -3 -4। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 4 2 8, तो 8 - 4 इज 4। वेरीफाई हो रहा है। इसमें भी देख लीजिएगा, इसमें भी देख लीजिएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। -1 3 2। जरा मैं देख लेता हूँ आंसर यही आ रहा है या नहीं। (2.6) ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1। -1 3 2 -1 3 2 बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? जल्दी से इसको कॉपी कर लेना।